वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वीडियो नंबर 5 होने वाली है इस सीरीज़ की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट इट। कोई भी कंपनी बिना इसके रजिस्टर नहीं की जा सकती। All such conditions are ultimately necessary in the interest of all the parties going to deal with the company in the future। मतलब इसमें आपके रूल्स दिए होते हैं एक तरीके से, तो जो भी पार्टीज फ्यूचर में डील करने वाली है उनको पता होता है कंपनी की कितनी पावर्स वगैरह हैं। ठीक है। दीज पार्टीज में भी क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड जनरल पब्लिक एंड इवन द शेयर होल्डर्स। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए, इट लेज डाउन द पावर्स एंड लिमिट्स ऑफ द कंपनी बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट गो। कंपनी होती है ना, कंपनी के कुछ पावर्स और अथॉरिटी दे दी जाती है। कंपनी इसके बाहर जाके काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसके पावर्स को कर्टेल कर लिया जाता है। एनी एक्ट विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रिगार्डेड एज वॉइड। वो वॉइड हो जाएगा। द एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब कि इसको आप कोई भी पर्सन जाके किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक कर सकते हो। कहाँ जा सकते हो? उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो। हालांकि चीज़ें अब ऑनलाइन भी होने लगी हैं। ठीक है। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड ओपन फॉर इंस्पेक्शन फॉर बाई एनी पर्सन, even from public. All the dealings with the company is presumed to have gone through it and is presumed to have and person and जो उसके साथ कंपनी के साथ डील करता है, ये मान लिया जाता है कि उस पर्सन ने कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्लॉजेस क्या क्या होते हैं। क्लॉजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या आता है? उनके नेम रहता है। जैसे कि पब्लिक कंपनी के पीछे लिमिटेड लिखा होगा, प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। ठीक है। द प्रपोज नेम, जब भी कंपनी का नया नेम, जब कंपनी नई नई इंकॉर्पोरेट होती है तो उसका नेम आपको बताना पड़ता है। तो कुछ दिनों के लिए आप नेम रिजर्व भी करवा सकते हो, लेकिन कोई ऐसा नेम नहीं हो सकता जो टू क्लोजली रिजेंबल हो। मतलब दो या तो सेम हो, आइडेंटिकल, या तो फिर क्लोजली रिजेंबल। क्लोजली रिजेंबल मतलब कि आपको याद होगा, एक सबसे पहले एक फ़ोन आता था बहुत पहले, अब तो कंपनी बंद हो गई, जिसका नाम था ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी बंद हो गई, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक चेरी करके नाम आता था। चाइनीज़ कंपनी थी, किसी ने नेम कॉपी करके बनाए थे। ठीक है, तो वो रिजेंबल कर रहा है नेम इनसे, तो वो कंपनी टेक्निकली जो है वो नेम उस टाइप से नहीं रख सकती। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये पता लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है उस कंपनी के नेम को चेंज करने के लिए। रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें, द नेम ऑफ द स्टेट। रजिस्टर्ड ऑफिस जो क्लॉज होता है उसके अंदर ये दिया रहता है कि किस स्टेट में जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है। एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया होता इसके अंदर। The importance of the registered office is that it is the address of the company where all the communication and notices are sent, and register of the members, register of debenture holders, charges, minutes book are kept। रजिस्टर्ड ऑफिस में आप लोगों का ये सब रखा रहता है, जो रजिस्टर्स रहते हैं मेंबर्स के, डिबेंचर होल्डर्स के, और मिनट बुक्स वगैरह होती है जो, वो सब का सब रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप लोगों का रखा रहता है। और रजिस्टर्ड ऑफिस जो रहता है, मतलब ये जो क्लॉज है ना आप लोगों का, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें आप लोगों का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया होता, बट किस स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड है वो बताया होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या रहता है? कंपनी क्या क्या काम करेगी उनको पहले डिफाइन करना पड़ता है। अ कंपनी कैन नॉट गो beyond beyond or outside the object clause, and any act done beyond the object clause shall be void। Memorandum of association must state the object for which the company is proposed and incorporated, and any matter uh, considered necessary। The object of the company must not be illegal। Object of the company illegal नहीं हो सकता, immoral नहीं हो सकता, proposed to public policy नहीं हो सकता। Liability clause में बताया होता है कि जो liability है members की, वो limited by shares है, limited by guarantee है, unlimited liability है। ये तो बताने लायक कुछ भी नहीं है इसमें। कैपिटल क्लॉज की जहाँ तक बात करें, कैपिटल क्लॉज में दिया होता है मैक्सिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको चेंज भी किया जा सकता है, तो इसमें तो खैर यही रहता है। एसोसिएशन क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम क्या रहता है? इन दिस क्लॉज द पर्सन इंक्लूडिंग अ बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिक्लेयर देयर डिजायर टू फॉर्म इनटू अ कंपनी एंड टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इंडिकेटेड अपोजिट टू देयर नेम्स। मतलब यहाँ पे लिखा रहता है इनका नेम, और यहाँ सामने लिखा रहता है कितने शेयर्स ये लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं। ठीक है।
इसके बाद बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ मेमोरेंडम। द मेमोरेंडम मस्ट बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर। Each subscriber must take at least one share. Each subscriber must write opposite to their names the number of shares which he takes। और उसके बाद लिखा रहता है पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 सिग्नेटरीज होनी चाहिए, मतलब पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स होनी चाहिए। प्राइवेट के लिए 2 होने चाहिए और 1 पर्सन के लिए 1 होना चाहिए। वही चीज़ इस चीज़ में लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एक्सप्लेन द लॉ रिलेटेड टू अल्टरेशन ऑफ द नेम क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। नेम क्लॉज चेंज करने के लिए आपके पास क्या रहता है? द नेम क्लॉज ऑफ द कंपनी कैन बी चेंज्ड एनी टाइम बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको एसआर पास करना पड़ेगा नेम चेंज करने के लिए। कहाँ पे पास करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में। एंड गेटिंग अप्रूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अ कंपनी विच हैज़ डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफ़ॉल्ट किया है, या तो फिर कोई डिपॉजिट था उसके मैच्योरिटी के पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया है, डिवेंचर के इंटरेस्ट पे डिफ़ॉल्ट किया है, तो आप अपना नेम चेंज नहीं कर सकते। इफ़ द नेम ऑफ द इफ़ इन द इफ द नेम इन ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आइडेंटिकल और रिजेंबल्स to the name of existing company, it may direct the company to change the name and the company shall change within a period of 3 months। अब आता है ट्रेडमार्क के केस में क्या होता है। अगर ट्रेडमार्क जिस भी पर्सन के पास, जो भी प्रोपराइटर है ट्रेडमार्क का, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट करनी पड़ती है या एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मतलब नेम जो है उनका सिमिलर है या तो फिर रिजेंबल करता है या सेम है। ठीक है, 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको बता देना है। अगर 3 साल के अंदर बता देते हो आप लोग, तो उसके बाद एप्लीकेशन दे देते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सही लगता है कि हाँ ये इनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो जो नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उसको बोल देते हैं कि आप अपना नेम चेंज करो। अगर 3 साल से ज़्यादा आप रहता है तो फिर आपके पास से वो पावर चला जाता है कि आप उनका नेम चेंज करने के लिए आपके पास पावर नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा रहता है वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम एंड ऑब्टेन्स अ न्यू नेम, इट शैल विद इन द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज गिव नोटिस ऑफ द चेंज टू द रजिस्ट्रार along with the order of the central government, who shall carry out the necessary changes in the certificate of incorporation and the memorandum। प्रोसीजर फॉर द अल्टरेशन ऑफ द ऑफिस क्लॉज। जो ऑफिस क्लॉज होता है उसको आप अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हो, या तो सेम एरिया में शिफ्ट कर रहे हो, सेम स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो, या स्टेट से बाहर शिफ्ट कर रहे हो, तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले चेंज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम टाउन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। दिस चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस डज नॉट इन्वॉल्व अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। A notice of the change must be given to register within the 15 days of such change। इसके बाद आ जाता है चेंज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, एसआर पास करना पड़ेगा आप लोगों को, और इसमें भी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं होता है। कॉपी ऑफ एसआर मस्ट बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन 30 days ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑल्सो विद इन 15 days ऑफ द चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस द रजिस्ट्रार शुड बी a notice to the registrar should be given, जिसमें आपको बताना पड़ेगा न्यू लोकेशन ऑफ द ऑफिस। ये क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि जब भी आरओसी के थ्रू आपसे कोई कंफर्मेशन आता है या कोई कम्युनिकेशन होता है तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे होता है। तो जब आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करके इंटीमेट नहीं किया है तो आपके पुराने वाले एड्रेस पे जाएगा, जो कि आपको मिलेगा ही नहीं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 की बात करें, चेंज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसमें भी आपको एसआर पास करना पड़ेगा और रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। द कन्फर्मेशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर शेल बी कम्युनिकेटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ receipt of application, and the company shall file the confirmation with the registrar within 60 days from the date of confirmation। The registrar shall register the same and certify the registration within 30 days from the date of confirmation। इसके बाद आ जाता है चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में भी आप लोगों को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। दिस चेंज इन्वॉल्व्स द ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 60 days। द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए। ठीक है, द एमसीए बिफोर फाइलिंग द ऑर्डर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ that the application has a consent of all the creditors, debenture holders, and other person concerned with the company, or sufficient provision has been made either to जो भी डिस्चार्ज हो रहा है अभी
कुछ टाइम में जो आपको ड्यूज़ पे करने हैं उसके लिए सफिशिएंट प्रोविज़न आपने बना दिया है ऑफ ऑल इट्स डेट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है? उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हो। एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू द अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज़। द कंपनी में बाय द स्पेशल रेज़ोल्यूशन ऑल्टर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है? लेकिन कंपनी कब नहीं चेंज कर सकती अपने ऑब्जेक्ट को? अगर उसने किसी किसी काम के लिए पैसा रेज़ किया। कंपनी के पास अभी भी कुछ अनपेड अमाउंट रखा हुआ है, अनयूज़्ड अनयूटिलाइज़्ड अमाउंट रखा हुआ है, तो अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज़ चेंज नहीं कर सकते, जब तक कि उनके पास अनयूटिलाइज़्ड अमाउंट रखा हुआ है, ठीक है? अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज़ चेंज करना है तो उसके लिए क्या-क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट देना पड़ता है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज होना चाहिए। वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब कि लोकल न्यूज़पेपर जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस उनका सिचुएटेड है, वहाँ पर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर शेड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। ऐसे भी शेयर होल्डर्स होंगे जो बोलेंगे कि नहीं आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज मत करो। तो जितने भी डिसेंट करते हैं तो उन लोगों को आप पेमेंट करके हटा सकते हो, ठीक है? तो उनको अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बोला जाता है। द रजिस्ट्रार shall register any alteration in respect of the object and certify the registration within 30 days from the date of filing of special resolution. इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग राइट अ नोट ऑन द ऑल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में चेंज कैसे किया जा सकता है? अ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑल्टर इज शेयर कैपिटल इन द जनरल मीटिंग। और ये ऑल्टरेशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा आ जाता है कंसोलिडेशन एंड डिवाइड ऑल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, तीसरा आ जाता है कन्वर्ट फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक्स। स्टॉक मतलब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो रहता है ना, ग्रुप ऑफ शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स के ग्रुप को स्टॉक बोलते हैं, ठीक है? हालांकि मैंने इसमें एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी जाके देख सकते हो। सब डिवाइडेड शेयर और एनी वन ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी, cancel shares which are not been taken up and diminish the amount and its authorized capital by the amount of the shares to be cancelled. The company can make any of this alteration by simply passing ordinary resolution पास करना पड़ता है इसके लिए, provided it is authorized by the articles। अगर आर्टिकल्स ने ऑथोराइज किया तब आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, अगर ऑथोराइज नहीं किया है तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। Within 30 days of the pass of resolution, notice must be given to the registrar together with the copy of registration, copy of resolution and the altered memorandum। उनको देना पड़ेगा ताकि वो क्या कहते हैं उस चीज़ को चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है? अल्ट्रा वायर्स क्या होता है? अल्ट्रा मतलब पावर, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड होता है, वायर्स मतलब पावर होता है। मतलब ये कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस कंपनी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक बाउंड्री बना दी जाती है। कंपनी इसके ये रूल्स होते हैं कंपनी के, ठीक है? ये इसी के अंदर ही काम कर सकती है, इसको इतने ही पावर्स दी गया है। अगर इसके बाहर कोई काम करते हैं जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है तो ये बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स। एन एक्शन आउटसाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी, ठीक है? इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है? इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब कि इंजंक्शन कोर्ट से मिलता है, जैसे कि कोई कंपनी है वो कोई ऐसा काम करने जा रही है जो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी है, उसको वो चीज़ करने की अथॉरिटी नहीं है, वो पावर्स नहीं है उसमें। तो कंपनी का कोई भी मेंबर या बहुत सारे मेंबर्स एक साथ कंपनी के वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में क्या कहते हैं केस लगा सकते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई ये कंपनी है, ये कंपनी कुछ ऐसा काम करने जा रही है जो आउट ऑफ द पावर्स है। तो कंपनी के जो इनको डॉक्यूमेंट वगैरह के थ्रू प्रूव करना पड़ता है, अगर प्रूव हो जाता है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप जो काम करने जा रहे हो ये अल्ट्रा वायर्स है तो आप ये काम नहीं कर सकते। In case a company is about to undertake any ultra vires act, the members or even a single member can get the order of injunction from the court restraining the company from going ahead with the ultra vires. Directors की responsibility, personal liability of the directors। It is one of the duties of the director to see that the corporate capital is used for the legitimate purpose of the business। देखिए जो कंपनी ने पैसा रेज किया है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर रेज किया है तो उसी पर्पस के लिए ही यूज़ होना चाहिए। अगर उन लोगों ने फंड्स को डाइवर्ट किया तो ये मान लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो वायोलेट हो रहा है, ठीक है? उसकी जो प्रोविजन है उसको वायोलेट कर रहा है। इस केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पर्सनली लाइबल होते हैं। ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है? इसमें भी क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, ठीक है? प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ पावर्स दे रखी है, क्योंकि एजेंट इनके बिहाफ पे ही काम कर रहा है तो एजेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं। अगर एजेंट कुछ ऐसा काम करता है जो जिसके लिए प्रिंसिपल ने ऑथराइज़ नहीं किया
तो एजेंट जो होता है वो पर्सनली लाइबल हो जाता है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, तो आप लोग रीड कर सकते हो इस चीज़ को। It is the general law of agency that the agent must only act within the scope of the authority. So it goes beyond. So if he goes beyond or outside it, then he becomes personally liable towards the third party. The same application, सेम चीज़ डायरेक्टर्स के पास भी एप्लीकेबल होती है। अगर उन लोगों ने अपनी पावर को एक्सीड करके कोई काम किया तो डायरेक्टर जो होता है वो पर्सनली लाइबल हो जाते हैं। चलिए ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 5 है, सॉरी ये 6 करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों का 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 3 यूनिट रह जाती हैं और तीनों यूनिट का मैं अब वन शॉट देने वाला हूँ। वन शॉट मतलब कि एक ही वीडियो आएगी, लंबी वीडियो रहेगी जिसमें वो सारे के सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज़ देने में बहुत टाइम लग रहा है मुझे लगता है, तो एक ही 3 वीडियो आएंगे। अभी 3 चैप्टर बाकी हैं, 3 यूनिट बाकी हैं, 3 वीडियोज़ आने वाली हैं, तो उससे आप लोगों का काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।